ओके, तो टाइम आ गया है किया हुआ प्रॉमिस को पूरा करने का। और प्रॉमिस ये था कि जब इस प्रोडक्ट को मैं कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर लूँगा तो इसका एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो बनाऊँगा और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट था ये LG का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट AC। अरे इतना जल्दी कैसे भूल गए आप लोग? बादाम खाया करो यार आप लोग सुबह सुबह। जिसको जिसको बादाम खाना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा, मैं उसके साथ लिंक शेयर करूँगा जहाँ से वो खरीद सकता है और उसमें मुझे कोई कमीशन नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट, इट्स बीइंग 50 डेज़ नाउ जब ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया था और इसको इंस्टॉल करवाया था। इसके 2 वीडियो मैंने बनाए थे और दोनों ही आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस जिसमें हमने जो जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं स्प्लिट AC को इंस्टॉल करते समय उसको ध्यान में रख के कैसे इंस्टॉलेशन कराना है और LG की टीम ने कैसे उसको इंस्टॉल किया था, वो एक हमने पार्ट कवर किया था। दूसरा पार्ट था जिसमें मैंने प्रोडक्ट का एक क्विक डेमो बनाया था, उसके रिमोट के फंक्शन बताए थे, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको समझाए थे, ड्यूल इन्वर्टर AC क्या होता है वो समझाया था, बहुत कुछ बताया था। उन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। AC के बारे में, स्प्लिट AC के बारे में आपको बहुत सारा वहाँ से ज्ञान मिल जाएगा। अरे यार इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और स्वागत है आपके अपने व्लॉग टेक इजी पीजी में। चलिए जल्दी से LG के इस स्प्लिट AC जिसका मॉडल नंबर है RSQ18LNXE। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों रखते हैं यार ये लोग? सिंपल नाम क्यों नहीं रखते? जॉनी, टॉमी, जो, रोनाल्ड। सॉरी हाँ, आज थोड़ा फनी मूड में हूँ, मस्त नहा कर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये कि यूज़र रिव्यू वीडियो है, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। सो इस प्रोडक्ट को हमने पहले ख़रीदा है, इसको इस्तेमाल किया है और अब ये मेरे घर पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप इस सीज़न में 1.5 टन स्प्लिट AC खरीदना की प्लानिंग कर रहे हैं और ख़ासकर अगर LG को आप कंसिडर कर रहे हैं। दिस वीडियो शुड हेल्प यू। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं वो मैंने भी किया था, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग मेरे भी नाक कटवा दोगे। वो कॉमन मिस्टेक क्या है? वो कॉमन मिस्टेक ये है कि जब भी हम लोग AC की प्लानिंग करते हैं उसके बारे में सर्च करने लगते हैं, उसके मॉडल नंबर को सर्च करने लगते हैं, हम दुकानों पे जाते हैं, हम ऑनलाइन जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसके प्राइस को कंपेयर करने लगते हैं। एज ए स्मार्ट कंज्यूमर वी शुड डू दैट, बट काम तो पूरा करना पड़ेगा ना बॉस। हम तो सिर्फ कॉस्ट पे जाकर अटक जाते हैं। कॉस्ट के जो 3 वेरिएबल्स हैं उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। हम बात कर लेते हैं यार 35,000 का मेरा बजट है, 35,000 में ये मॉडल मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। उसके बाद पता चलता है अरे भाई साहब इसके तो इंस्टॉलेशन में इतने पैसे लगने, इसका तो एक्सटेंडेड वारंटी में इतने पैसे लगने, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत वाइटल है आज के डेट में, मैं बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो बाद में बहुत महंगा पड़ जाएगा। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी गलतियों से सीखेंगे तो आप आफ्टर परचेज शॉक से बच सकते हैं। तो चलिए AC की कॉस्टिंग को ज़रा समझ लेते हैं कि क्या झोल झाल है वहाँ पे। सो एक होता है AC का यूनिट कॉस्ट, जो भी आप मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं जिस ब्रांड का उसका कॉस्ट होगा, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे और जो आउटर यूनिट है उसका एक स्टैंड आता है उसका कॉस्ट होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है। मेरे केस में 1200 प्लस GST था, आप मान के चलो कि 1400 से 1500 रुपये लगेंगे उसमें। जो आउटर यूनिट है इसका स्टैंड आप मान के चलिए 1200 के आसपास हो जाना चाहिए अगर आप ब्रांड से लेते हो। तो बाहर से लेंगे तो आपको 800-900 रुपये का भी हो जाना चाहिए। जो AC का कॉस्ट है उसके ऊपर आपका 6 से 7% कॉस्ट और ऐड हो जाता है स्टैंडर्ड फिटिंग के लिए। स्टैंडर्ड फिटिंग के अलावा अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करवा रहे हो तो उसके एडिशनल चार्जेज होते हैं, पर मीटर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉपर पाइप लगेगा, कम्युनिकेशन पाइप लगेगा, वाटर ड्रेनेज पाइप लगेगा, वायरिंग लगेगी और बाकी मिसलेनियस है जैसे 3 पिन सॉकेट चाहिए होगी आपको, वायर क्लिप्स चाहिए होते हैं, टेप चाहिए होता है, सबके चार्जेस मिला के आपके एडिशनल करीब 12 से 13% कॉस्ट ऊपर चला जाता है। और अगर आप स्टैंड नहीं लगवाते हो और लोहे का केस वगैरह बनवा रहे हो आउटर यूनिट को रखने के लिए तो और 2500 रुपये आप मान के चलो कि आपका एडिशनल लग जाएगा। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो AC की कॉस्ट के ऊपर एडिशनल और 20 से 21% कॉस्ट जुड़ जाता है। आप जब किसी मॉडल के ऊपर जीरो इन कर रहे हो कि हाँ भैया मुझे यही मॉडल चाहिए, तो वहाँ से 20 से 25% एडिशनल कॉस्ट आप ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ AC खरीदने के बाद आप उसकी प्लानिंग करने बैठोगे तो आपका बजट हिल जाएगा। AC खरीदने के पहले अगर आप पूरी प्लानिंग करेंगे ना कि आपको AC कौन सा खरीदना है, किस रूम के लिए खरीदना है, किस जगह पे लगना है, कैसे लगेगा, उसका आउटर यूनिट कहाँ लगेगा, आप जितना थॉट इसके ऊपर डालोगे आप उतना पैसा बचा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि AC खरीद लिया और उसके बाद सोच रहे हैं कि भैया ये लगेगा कैसे, इसको कहाँ लगवाना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं एंड दे एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के बाहर आप जब भी जाने की कोशिश करोगे, गूफ अप होने के चांसेस ज़्यादा होता है, गलत इंस्टॉलेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ह्यूमन एरर ज़्यादा होगा और उसके बाद एज अ कस्टमर यू विल हैव टू पे फॉर इट। दूसरी चीज़,
जब भी आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिस में बैठे हुए हो और घर पे किसी को बोल दिया यार वो एसी वाला आने वाला है आप लगवा लेना, हमेशा गड़बड़ होगी। उसके बाद वो बंदा तो इंस्टॉलेशन करके चला जाएगा और आप परेशान होगे, आपकी जेब से पैसे निकलते रहेंगे, कभी पानी अंदर गिर रहा है, कभी कूलिंग इफेक्टिव नहीं है, और आप फिर कॉल करते रहोगे, ब्रांड से लड़ाई करते रहोगे। हैरेसमेंट आपका है। जिस दिन इंस्टॉलेशन होना है उस दिन उसको प्रॉपरली ऐसे शेड्यूल कीजिए कि आप उस दिन घर पे अवेलेबल हैं। उसके 3 से 5 घंटे लगते हैं, घर में लगना है, ड्रिलिंग होनी है, कस्टमाइजेशन होना है, वो सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए। घर का एस्थेटिक्स नहीं ख़राब होना चाहिए और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से प्लानिंग करके एसी को लगवाइए। तो सर्विस इंजीनियर अगर आपसे बोलता है कि सर ये कॉस्ट लगेगा, ये एडिशनल कॉस्ट है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, उससे निगोशिएट कीजिए, क्योंकि वो कंपनी के दायरे के बाहर जाके कर रहे हैं, राइट। तो आप वहाँ पे निगोशिएट कर सकते हो, उसको बोल कर, उसे रिक्वेस्ट करके अच्छा काम करवा कर फ्यूचर में आने वाले ट्रबल से बच सकते हो। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आ जाते हैं अपने इस एसी के ऊपर कि क्या रहा इसका हिसाब किताब पिछले 50 दिनों में। पहली बात तो ये कि मुझे इसकी कूलिंग बहुत इफेक्टिव लगी। मेरे कमरे का साइज़ मान के चलिए आप 15x18 स्क्वायर फीट है और इसकी कूलिंग बहुत इफेक्टिव लग रही है। टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे रहता है तो मैं इसको 60% कैपेसिटी पे ही चलाता हूँ एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, कोई परेशानी नहीं होती। 24-25 डिग्री का टेम्परेचर आधे घंटे में आराम से अचीव कर लेता है ये। 40 के ऊपर मैं इसको 80 या 100% कैपेसिटी पे चलाता हूँ एंड इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट। माइंड यू, मेरे इस कमरे की तरफ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, घर की दूसरी तरफ आती है। तो जिस कमरे के लिए आप एसी प्लान कर रहे हो, अगर उस कमरे के वॉल पे डायरेक्ट सनलाइट आती है 2 घंटे 3 घंटे या पूरे दिन के लिए, देन यू नीड टू प्लान डिफरेंटली। नहीं, टनेज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपको कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 1.5 टन आप प्लान कर रहे हो, आपके घर के रिक्वायरमेंट 1.5 टन है, उसमें अगर आप चाहें तो ऐसे मॉडल भी देख सकते हैं जिसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू एक्स्ट्रा मनी, शायद 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। बट अगर सन रेज ज़्यादा आती हैं आपके घर में, अगर डायरेक्ट सनलाइट है और वॉल गर्म हो जाता है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी लीजिए। टनेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और टनेज का रिलेशन सीधा एरिया से होता है, कैपेसिटी से नहीं है। इस एसी के पुराने वीडियो को देख के कुछ लोगों ने मेरे से इसके नॉइज़ लेवल के बारे में पूछा था। फ्रैंकली स्पीकिंग नॉइज़ है बट बहुत माइनर है। ऐसा नहीं है कि मतलब एसी मैंने ऑन किया तो एकदम साइलेंट है। मुझे पता चल जाता है कि एसी ऑन है, और अगर किसी ने एसी ऑफ़ किया और मैं उस समय अटेंटिव नहीं हूँ, मैं सो रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, वो जो एक अलग सी आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई है। बट ये बहुत नॉइज़ी नहीं लगा मुझे। आई मीन ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सो आई एम प्रीटी ओके विद दैट। अभी एसी ऑन है और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और ठीक मेरे पीछे मेरे सर के ऊपर चल रहा है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई आवाज़ आ रही होगी अभी। सो नॉइज़ लेवल के लिए आई गिव इट अ थम्स अप। मैंने कभी कभी इसके विराट मोड, अलग अलग मोड को भी इस्तेमाल करके देखा है एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फाइन। विराट मोड भी बहुत इफेक्टिव था। इवन गर्मी काफ़ी थी, हम लोग घर से बाहर गए हुए थे, वापस जब आए कमरा काफ़ी गर्म था, मैंने विराट मोड ऑन करके देखा एंड उसने आधे घंटे के अंदर कमरा एकदम चिल कर दिया। मुझे फिर से एसी को नॉर्मल मोड पे डालना पड़ गया था बिकॉज विराट मोड में उसने कमरा को काफ़ी ठंडा कर दिया। एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है इसका, इस वॉल पे लगा हुआ है और सामने वाले वॉल तक वो आराम से एयर फ्लो रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। मतलब हमें एसी ऑन करके फिर फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं महसूस होती कभी भी। आई थिंक ये जो डिस्टेंस है इट इज़ अराउंड 15 फीट तक तो कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। एसी लगने के बाद अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करूँ तो मेरा जो मंथली बिल है उसमें स्लाइटली वो नीचे ही आया है, ऊपर नहीं गया है। सो आई कैन टेल यू कि अब तो वैसे एसी ज़्यादा चल रहा है, जब लगा था तो एसी कम चल रहा था। अब तो हर कमरे में एसी चलाना पड़ता है रात को, वीकेंड पे जब सारे लोग घर पे होते हैं तो एसी चलता ही है। सो उस हिसाब से बिल ज़्यादा आना चाहिए था पर बिल कम आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो पुराना एसी था वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, ये कम कर रहा है। एक और चीज़ है इसकी इंडोर यूनिट। तो इसका इंडोर यूनिट देखने में थोड़ा छोटा है, तो उसे आप घबराइएगा नहीं। इनफैक्ट आई एम लाइकिंग इट बिकॉज वो मतलब मुझे कमरे में ना बहुत बड़ा सा अगर इंडोर यूनिट लगा रहता है तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कमरे के अंदर हो तो लगता है सर के ऊपर इतना बड़ा सा कुछ लगा हुआ है। छोटा है, क्यूट सा है, और अगर कूलिंग इफेक्टिव है तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे इसके रिमोट के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। अरे रिमोट में इन लोगों ने कोई बैकलाइट नहीं दे रखा है। रात में ना अगर मुझे इसको ऑपरेट करना होता है तो फिर वही मुझे कोई एक लाइट का सोर्स चाहिए होता है। लैम्प जलाओ, मोबाइल जलाओ और उसमें देख देख के इसको यूज़ करो। यार ये बड़ा बेसिक चीज़ है, उसमें कम से कम बैकलाइट तो होना चाहिए। तो दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, कौन सा बटन दबा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो नज़र तो नहीं आते बट हैं बहुत काम के।
फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट गैस डला हुआ है वो R32 डला हुआ है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनमें से इसको बेस्ट माना जाता है, बिकॉज इट हैज़ गॉट लोएस्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ये आपके एसी के एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है, अप्रॉक्सीमेटली 10% लेस एनर्जी कंज्यूम करता है। ये आपके कंप्रेसर के लिए की सेफ्टी को भी इन्हेंस करता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट इसमें ADC सेंसर भी डले हुए हैं। ADC सेंसर क्या होता है? A स्टैंड फॉर एम्बिएंट, D स्टैंड फॉर डिस्चार्ज एंड C स्टैंड फॉर कंडेंसर। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेंसर्स जो आपके आउटर यूनिट में लगे होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। एक जो रेफ्रिजरेंट आपके कॉपर कॉयल में है उसका स्टेट चेंज हो रहा होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दूसरा उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर। ऐसे टाइम पे आपके कंप्रेसर और आपका आउटर यूनिट को बहुत स्टेबल रहना चाहिए, विच हेल्प्स टू इन्हेंस इट्स लाइफ, और ADC सेंसर ये इंश्योर करता है। इसके बाद आता है फ़िल्टर्स। इसके अंदर लगे हैं HD फिल्टर विच ब्लॉक पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 10 माइक्रॉन्स। ये बहुत फाइन फिल्टर्स होते हैं जो डस्ट को और फंगस को ब्लॉक कर देते हैं, और जो मोटे ताज़े खाए पिए बैक्टीरिया होते हैं ना उनको भी ब्लॉक कर देते हैं। पर वो छोटे वाले जो वायरस होते हैं ना उनको नहीं रोक पाते, जो चाइना से निकल के इधर उधर नहीं फैल जाते वो वाले, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। उसको तो सिर्फ HEPA फिल्टर ही रोक सकता है, वही जो एयर प्यूरीफायर्स में लगे होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दे आर एक्सपेंसिव एंड दे नीड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। आप देखना चाहते हैं इन दोनों फिल्टर को? थोड़ा स्टंट करना पड़ेगा, चलिए करते हैं आपके लिए, ये भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस AC को बंद करेंगे। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ पे तो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है जो आपको बताना पड़ेगा, और वो फीचर क्या है? सेल्फ क्लीनिंग का। सो ये फंक्शन क्या करता है? बेसिकली जब भी आप कोई AC चलाते हो तो उसके अंदर जो कॉपर कॉयल होता है वो उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो वो जो मॉइस्चर है, जब आप AC को शट डाउन करते हो तो फ्लैप बंद होता है तो मॉइस्चर अंदर ही टैप हो जाता है, एंड इट इज़ अ आइडियल कंडीशन फॉर फंगल ग्रोथ और बैक्टीरिया इन सब के लिए। सो ये AC क्या करता है, जब आप ये इस फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हो तो जब भी AC को आप शट डाउन करोगे तो ये सबसे पहले उसका कंप्रेसर को तो बंद कर देगा, बट AC को फुल्ली बंद करने के पहले कुछ देर तक उसके फ़ैन को चलाता रहता है, ताकि जो कॉयल है उसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और उसके ऊपर फिर कोई फंगल ग्रोथ ना हो पाए और कोई बैक्टीरिया वगैरह ना बैठे, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा वो AC, इसको किया ये मैंने बंद। अब आप देखो कमाल, आप देख रहे हो CO लिखा हुआ है, ये क्लीनिंग मोड ऑन हो गया, इसका कंप्रेसर बंद हो गया। अब इसका फ़ैन ऑन है अंदर थोड़ी देर के लिए, ये धीरे धीरे करके इसका पिन है वो हो जाकर एक जगह पे रुक जाएगा, ये पूरा बंद नहीं होगा। सो ये अंदर जो कॉपर कॉयल है उसके ऊपर जो मॉइस्चर है ये उसको ड्राई कर रहा है। इट्स ए वेरी गुड फीचर। अगर आप इसको रेगुलरली करें तो आपके कमरे की जो फ्रेशनेस है वो बनी रहती है। AC में मॉइस्चर रह जाने के बाद ना एक अलग ही दुर्गंध कमरे में आने लगती है जब AC पुराना होने लगता है। सो आई थिंक दिस विल हेल्प टू डू अवे विद दैट। चलिए एक काम करते हैं, तब तक हम अपना बाकी का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, ये अपने आप ही हो जाएगा तब तक बंद। मैं आपको तब तक HEPA फिल्टर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा इक्विपमेंट जिससे मैं इसको साफ़ करने वाला हूँ। आप इस फ़िल्टर को, AC के फ़िल्टर को, ये मेरा वैक्यूम क्लीनर है, और ये है मेरा एयर प्यूरीफायर जिसको मैंने इस सीज़न में साफ़ नहीं किया है। ये आई थिंक लास्ट मिड ऑफ फरवरी तक इस्तेमाल हुआ, उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर 3 तरह के फ़िल्टर लगे होते हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये है HEPA फ़िल्टर, ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये 99.9% जो इम्प्योरिटीज़ है एयर में उसको ब्लॉक कर देता है। ये दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। इसको साल में एक बार रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, ये महंगा आता है। ये इस प्योरीफायर के लिए मेरे ख्याल से ये तीनों फ़िल्टर मिलाकर जब अगर मैं लूँ तो ये 4,500-5,000 रुपये का आता है। तो अगर आप समझ सकते हैं कि AC में ये लगेगा तो ये काम तो बहुत आएगा, बट उसका कॉस्ट बहुत ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ नॉट वर्केबल, ठीक है। सो उसमें जो लगा हुआ है AC में HD फ़िल्टर जो ये कह रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी आपको अपने कमरे की साफ़ सफाई खुद ही रखनी होगी। ये लीजिए, HEPA फ़िल्टर के दर्शन कर रहे थे तब तक ये भाई साहब अपना क्लोज़ हो गए। सो चलिए अब इसका जरा फ़िल्टर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसको साफ़ करना है। चलिए चढ़ जाता हूँ मैं आपके लिए झाड़ पे उसको उतारने के लिए, बट उसके पहले एक छोटी सी चीज़ करनी होगी जो मैं आप लोगों को एडवाइस करने वाला हूँ, आप लोग भी कीजिएगा।
जब भी आप एयर प्योरीफायर या एसी के फ़िल्टर को साफ़ करते हो, सो आप ये चीज़ ध्यान रखना, दे आर मेंट टू ब्लॉक डस्ट, फंगस, वायरस, ठीक है। सो उसमें बीमारियों के 10 तरह के कीटाणु रहते हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ऑलवेज़ यूज़ मास्क। N95 मास्क है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ बिफोर आई टच दोज फिल्टर, बिकॉज वो बहुत डस्टी होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। तो उसको मैं पहले पहनूंगा, उसके बाद ही हाथ लगाऊंगा उन सब चीज़ों को। हालत देख रहे हैं आप, ये 1 महीने की कमाई है। ऐसे 15 दिन पे कर देना चाहिए था, पर मैंने किया नहीं था, मेरी मिस्टेक थी। कितना गंदा है ये, बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाता हूँ। एसी के अंदर ना सिलेंड्रिकल फ़ैन लगे होते हैं, तो जब वो घूमते हैं ना, तो ऊपर से वैसे वो एयर को सक करता है, अंदर लेकर आता है कमरे का जो गर्म हवा है, और अंदर कॉइल बिल्कुल ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट मूव कर रहे होते हैं। वो उससे टकरा के ठंडी हवा को वापस कमरे में डालता है, ठीक है। तो जहाँ से एयर अंदर वो ला रहा होता है इनर यूनिट के अंदर, वहाँ पे ये लगे हुए होते हैं, और ये गंदे एयर को ब्लॉक करके सिर्फ साफ़ एयर को अंदर जाने देते हैं। तो इसकी 15-15 दिन पे सफाई ज़रूरी है। मैंने 1 महीने तक नहीं किया था, ये मेरी मिस्टेक थी, आई गॉट ऑक्यूपाइड। बट कोशिश कीजिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, इतना पेन उठाइए और इसको हर 15 दिन में साफ़ कीजिए। घर में वैक्यूम क्लीनर है तो ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको पानी से साफ़ कर दीजिए। तो चलिए अब इसको वापस लगा देते हैं इसकी जगह पे। इसका ठीक से बैठना बहुत ज़रूरी है, ऊपर गैप रह जाएगा तो फिर गंदी हवा अंदर जाती रहेगी। सो भाइयों, ये थी कहानी LG के 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट AC की टेक। सो कंक्लूजन ये है, आफ्टर यूजिंग इट फॉर अबाउट 50 डेज़ आई कैन टेल यू कि मैंने जिस पर्पज़ से इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था, पहला कूलिंग, थम्स अप, बहुत अच्छी कूलिंग है और काफ़ी एफिशिएंट है, कोई नो कंप्लेंट्स। दूसरा फीचर्स, कुछ फीचर्स बहुत कमाल के हैं, जैसे कि आप डिफरेंट कैपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक मैंने अभी आपको करके दिखाया, सेल्फ क्लीनिंग। तीसरा, मुझे इसका डिज़ाइन और लुक बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है, एलिगेंट है, छोटा सा इंडोर यूनिट है, बहुत बड़ा नहीं है कि कमरे के अंदर आए तो लगे कि सर पे इतना बड़ा सा कुछ लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये 3 चीज़ बेसिक मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका जो एक ही कमी लगी अभी तक जो मुझे पकड़ में आया, वो ये कि इसका रिमोट पे इनको बैकलाइट देना चाहिए था, क्योंकि रात को उसको ऑपरेट करते समय जेन्युइनली परेशानी होती है। आपको एक डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है उसके बटन्स को देखने के लिए। प्रोडक्ट को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। सो अगर प्रोडक्ट आपको सही से डिलीवर हो जाता है, इंस्टॉलेशन भी आपको उन्होंने ठीक से करके दे दिया, तो आई एम वेरी श्योर कि प्रोडक्ट को लेकर आपको कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। आप प्रोडक्ट को बहुत इन्जॉय करोगे और बहुत अप्रिशिएट करोगे। आई होप कि जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं 1.5 टन स्प्लिट एसीज़ को लेकर, खासकर LG, उसको हमने कवर करा। ये जो 3 वीडियो की श्रृंखला बनाई है हमने, आप तीनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले आए हुए दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज रहते हैं तो डू फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। इट विल बी माई प्लेजर टू गेट बैक टू यू। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जेन्युइनली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। बने रहिए आप इसी तरीके से हमारे साथ इस व्लॉग पे। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए ब्रांड, एक नए प्रोडक्ट की कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए।